नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, व्याकरण की जो प्रश्नोत्तरी हमने शुरू की है उसके अंतर्गत जो आज हम प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं वो है उपसर्ग। और उपसर्ग जो कि व्याकरण का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए आज मैं उसका एमसीक्यू लेकर आई हूँ। हम वीडियो शुरू करें उसके पहले हम आपसे एक आग्रह है कि आप अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग अगर एक कमेंट करते हैं, एक लाइक करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। ठीक है। और जो ये व्याकरण का हम प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं, ये बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है भाषा का, उसके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के का पेपर जो होगा उसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो 9th 10th 11 12 और जो टीजीटी पीजीटी यूजीसी एसएससी रेलवे जितनी प्रकार की आप लोग तैयारी करते हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से हिंदी का प्रश्न पत्र एक आता है, सामान्य हिंदी का, उसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो प्रश्नोत्तरी लाए हैं वो तो हमने अपने विवेक से बहुत शानदार छाट कर लाए हैं। तो आइए देखते हैं उपसर्ग क्या है पहले। तो जैसे नाम से है कि उपसर्ग, आपने इसे 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, परंतु ये हम जब जब तैयारी करते हैं, जिस प्रकार की भी तैयारी करनी होती है, हमें हर बार ये प्रश्न पूछता है। इस चैप्टर से 3-4 प्रश्न आते हैं और हमें इसको पढ़ना ही पड़ता है। तो उसी संदर्भ में देखते हैं कि जो ये उपसर्ग होता है, जिसका अर्थ होता है, उप का अर्थ जो होगा, ये अर्थ इसका होता है कि उप का मतलब होता है समीप। ठीक है, समीप होता है। और और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। ठीक है, सृष्टि अथवा सृजन, सृष्टि करना। फिर और जो सृष्टि होती है यहाँ पर, जो हम सृजन करते हैं, वह जैसे कि पहले से कोई शब्द होता है, पहले से कोई शब्द होता है, शब्दांश जिसको बोल देंगे हम। ठीक है, वो जो शब्दांश पहले से होता है, उसमें प्रारंभ में हम कुछ एक ऐसे शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे आ हो गया, परी हो गया, वी हो गया। ठीक है, इस प्रकार के कुछ ऐसे शब्द हैं जो जुड़ते हैं और उसके बाद जो शब्दांश का जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। ठीक है, एक प्रकार से हम कहें तो ये शब्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में जुड़ते हैं और वो प्रारंभ में जुड़ते हैं और उसके बाद अर्थ में विशेष रूप से कुछ परिवर्तन लाते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है। और अगर हम व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण में, अगर हिंदी व्याकरण की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो व्याकरण में हिंदी में उपसर्गों की जो संख्या है, उपसर्गों की संख्या जो है वो है 13। ठीक है, और जबकि हम अगर संस्कृत की बात करते हैं तो इसकी संख्या संस्कृत में 22 हो जाती है। तो हम यहाँ पर हिंदी विषय से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो यानी कि हमें 13 उपसर्गों को अनिवार्य रूप से पढ़ना है। परंतु आज हम डिटेल क्लास लेकर नहीं आए हैं, हम सिर्फ आपको थोड़ी सी सतही जानकारी दे रहे हैं बस। और जैसे हमने अभी आपको उदाहरण कुछ बताए कि जैसे आ शब्द है, अप शब्द है, ठीक है, ये उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं। अनु है और वी है, ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो 13 शब्दों के अंतर्गत आएंगे, 13 उपसर्गों के अंतर्गत आएंगे। इनके जुड़ने से जो शब्दांश है उनमें परिवर्तन आ जाता है, उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाती है। यहाँ एक उदाहरण देखते हैं, जैसे होता है अन, अनु, ये हम यहाँ पर अनुपसर्ग देखते हैं। सेकंड, अनुपसर्ग से संबंधित यदि हम एक शब्द जोड़ते हैं, बनाते हैं, तो यहाँ पर पहला शब्द क्या हो जाएगा, पढ़। पढ़ क्या है, एक शब्द है, शब्दांश है। अगर हम इसमें अब अन उपसर्ग जोड़ देते हैं तो अन उपसर्ग को यहाँ पर प्लस का निशान लगा देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये जोड़ का निशान हो गया।
अगर अन अब हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं तो इसका शब्द हो जा रहा है अनपढ़। तो देखिए पहले ये पढ़ था, पढ़ यानी जानकारी से संबंधित था, ज्ञान से संबंधित था। अब यहाँ पर अन लग जाने से बिल्कुल अज्ञानता की ओर ये हमें ले जा रहा है। इसका जो अर्थ निकल रहा है वो अज्ञान की ओर निकल रहा है, अनपढ़। उसी प्रकार जैसे होता है एक शब्द हो सकता है पका, ठीक है। अगर हम इसमें अध शब्द लगा देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? अधपका। यानी जहाँ कोई फल की बात हो रही है या किसी भी चीज़ की बात हो रही है वहाँ पर यहाँ जहाँ पर ये इसका अर्थ निकल के आ रहा है पकी हुई वस्तु है या पका हुआ फल या पकी हुई खाद्य सामग्री। अब यहाँ पे अध लग जाने से यानी आधा पका हुआ, है ना, शब्द में बिल्कुल परिवर्तन हो गया, शब्द के अर्थ में पूरा परिवर्तन हो गया। और यहाँ हम आपको एक बात और बताते चलते हैं कि जो उपसर्ग है जो उपसर्ग है तो उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। ये स्वतंत्र होता है, इसमें विशेष रूप से इसका कोई अर्थ नहीं होते। परंतु जब यह हम किसी शब्दांश में जुड़ता है तो जुड़ने पर ये अर्थ को परिवर्तित करता है और एक नया अर्थ जरूर देता है, शब्द को एक नया अर्थ देता है, ठीक है। परंतु यदि हम अन की बात करें, वी की बात करें तो इसका विशेष रूप से कोई अर्थ नहीं है। हाँ, अगर ये हम उपसर्ग के रूप में इसको पढ़ेंगे, एक होता है ज्ञान, ठीक है। अब यहाँ हम वी लगा देते हैं, इसका अर्थ बदल गया, ये हो गया विज्ञान। तो यह अभी तक कोई अर्थ इसका नहीं था विशेष रूप से, लेकिन अगर ये इस ज्ञान शब्द में लग गया है तो इसका विशेष अर्थ अब हो गया। जहाँ सिर्फ ज्ञान तक ये शब्द था अब ये विज्ञान बन गया है, सिर्फ वी लगा देने से, वी उपसर्ग का प्रयोग कर देने से। और थोड़ा सा हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो ये उपसर्ग हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 13 तो उपसर्गों की संख्या है और उपसर्गों के प्रकार होंगे 3, ठीक है। पहला जो होता है वो तत्सम उपसर्ग होता है। अभी तक हम जो प्रश्नोत्तरी करा रहे थे सिर्फ उस पर प्रश्न हल कर रहे थे, मुझे लगा कि थोड़ा सा जिस चैप्टर की प्रश्नोत्तरी हम करा रहे हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी सतही जानकारी देते चलें, बाकी तो आपको ज्ञान होगा ही, ठीक है। तत्सम उपसर्ग ये नंबर 1 है। नंबर 2 हो जाएगा तद्भव उपसर्ग और तीसरा उपसर्ग है आगत उपसर्ग, ठीक है। ये 3 प्रकार के आप जो तत्सम उपसर्ग होते हैं, तत्सम का मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं उस आधार पर जो उपसर्ग, उन शब्दों का जो उठ करके चले आए हैं संस्कृत से सीधा हिंदी में आ गए हैं वो तत्सम उपसर्ग कहलाएंगे। और जो तद्भव उपसर्ग की बात करें तो तद्भव उपसर्ग ऐसे हैं जो संस्कृत से थोड़ा परिवर्तित रूप हो जाता है, ठीक है। संस्कृत का परिवर्तित रूप जो थोड़ा सा होता है वह तद्भव हो जाएगा। और आगत उपसर्ग का मतलब होता है जैसे कि जो बाहरी विदेशी शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी के शब्द हो गए, अरबी के शब्द हो गए, उर्दू के शब्द हो गए, फारसी के शब्द हो गए, जो दूसरे देशों के भाषाओं के शब्द हैं वह आगत उपसर्ग कहलाएंगे। जैसे एक होता है बिल, ठीक है, जैसे बिल्कुल हमें लिखना है कुल, तो बिल जो उपसर्ग हो जाएगा तो ये शब्द अरबी फारसी के अंतर्गत आ गया, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द अभी आप यहाँ पर प्रश्नोत्तरी में देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन कौन से उपसर्ग के अंतर्गत आएगा। चलिए आइए देखते हैं प्रश्नोत्तरी। दोस्तों वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। निह उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। यहाँ बात हो रही है निह उपसर्ग की, ठीक है, विसर्ग लगा है। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे होंगे जिसमें कोई उपसर्ग ही नहीं होगा। ऑप्शन ए देखते हैं निकष, ऑप्शन बी नियम, ऑप्शन सी निर्मल और ऑप्शन डी
निपात। तो ये ऑप्शन ए निष्कर्ष, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। फिर ऑप्शन बी, इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है कि उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ जाए, ये उपसर्ग इसमें नहीं है। उसके बाद है निर्मल। जब आप लोगों ने अभी संधि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर अगर विसर्ग होगा, उसका विसर्ग हटेगा तो रा में ये परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन डी है निपात। तो यहाँ हमें निपात की बात नहीं हो रही है, निह उपसर्ग जिसमें विसर्ग लगा हो, ये सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही है बल्कि इसकी भी बात हो रही है। तो यहाँ पे शब्द जो होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निर्मल, ठीक है। यहाँ पे निह, ठीक है। और ये जो विसर्ग हटेगा तो ऊपर रेफ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, दुह उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। दुह उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। ऑप्शन ए दुधिया, ऑप्शन बी दुर्दशा, और ऑप्शन सी दुधारू, और ऑप्शन डी दोपहरिया, ठीक है। और ऑप्शन ऑप्शन 1 देखते हैं, दूधिया, इसमें दुह जैसा उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन बी दुर्दशा, इसके पहले भी हमने ऐसा एक उदाहरण अभी देख चुका है निर्मल में, उसी प्रकार का ये उदाहरण है। ऑप्शन सी देखते हैं दुधारू, ठीक है। इसमें दु अलग हो सकता है, यहाँ पर विसर्ग नहीं होगा, ठीक है। इस वाले उदाहरण में विसर्ग नहीं है। और उसी प्रकार है दोपहरिया, इसमें भी विसर्ग का प्रयोग नहीं है इस शब्द में। तो यदि हम इसका सही उत्तर देखते हैं तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दुर्दशा, दुह है ना, प्लस दशा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। ऑप्शन पूछ रहा है, प्रश्न है वि उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। ऑप्शन ए विकराल, ऑप्शन बी वीवर, ऑप्शन सी विप्र, और ऑप्शन डी विधवा। इसका आप देख लेते हैं प्रश्न कि किसमें वी उपसर्ग है। ऑप्शन ए देखते हैं विकराल। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो विकराल है ये दो शब्द से मिल के बना है, वी और कराल, ठीक है। वीवर, विप्र और विधवा। तो वी उपसर्ग युक्त जो अगर शब्द की बात करते हैं तो ऑप्शन ए सही होगा, जो कि है विकराल। प्रश्न संख्या 4, प्रति उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। प्रति, ऑप्शन ए प्रच्छाया, ऑप्शन बी प्रगति, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष, और ऑप्शन डी प्रक्रिया। और यहाँ पर प्रति की बात हो रही है, ना कि सिर्फ प्रा की, ठीक है। सिर्फ प्रा की बात नहीं हो रही है, प्रति की बात हो रही है। और प्रति उपसर्ग युक्त एक ही शब्द यहाँ है, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष, प्रति, है ना। ये अलग हो जाएगा और अक्ष अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, परि उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। ऑप्शन ए परित, ऑप्शन बी परिचय, ऑप्शन सी परिजन, और ऑप्शन डी परिंदा। तो इसमें ऑप्शन ए जो है परित, परित में कोई उपसर्ग नहीं है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी परिचय, परिचय भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं हम, यहाँ पर परि लगाते हैं प्लस जन। जन का एक अर्थ है, ठीक है। जन का मतलब होता है लोग, लोग। यहाँ पर अगर हम और ऑप्शन डी देखते हैं परिंदा, परिंदा भी एक ही शब्द है, ठीक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा परिजन।
प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। सम उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। ऑप्शन ए सहयोग, ऑप्शन बी संबंध, ऑप्शन सी समय और ऑप्शन डी समाचार। तो ऑप्शन ए सहयोग में ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें, कहीं से भी नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं कि सम जैसा शब्द का प्रयोग कहीं से नहीं आ रहा, ना कोई अनुस्वार है, तो ये तो नहीं होना है। फिर आता है संबंध, और फिर ऑप्शन सी है समय और ऑप्शन डी है समाचार। ठीक है, तो समय भी एक ही शब्द है, समाचार भी एक ही शब्द है, समाचार। ठीक है, यहाँ पर यहाँ आधा आ की बात नहीं हो रही है, आधा माँ की बात नहीं हो रही। जब ये विसर्ग लगता है तो माँ आधा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर संबंध जो होगा वो सही उत्तर होगा। यहाँ पर हलंत लगेगा, समधन बंध, संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। सा उपसर्ग वाला कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए सफल, ऑप्शन बी सरस, ऑप्शन सी सजीव और ऑप्शन डी सहोदय। ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है सफल है, सा उपसर्ग वाला शब्द नहीं है की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना होगा। यहाँ पर भी सा उपसर्ग है, इसमें भी सा उपसर्ग आ रहा है। सा रस, रस अलग हो गया प्लस इसमें सा लगा है। उसी प्रकार फल अलग हो जाएगा, सा साथ में लगा हुआ है। उसी प्रकार जीव शब्द अलग है ना, एक ही शब्दांश है, इसमें सा लग जाएगा तो सजीव हो जाएगा। और ये जो सहोदर की बात हो रही है तो इसमें जो है सा उपसर्ग नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा साह, साह प्लस उदर, ये इसका सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी सहोदर। सहोदर इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8। सु उपसर्ग वाला कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए सुपात्र, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी सुवास और ऑप्शन डी स्वागत। आइए देखते हैं। पात्र अलग शब्द हो रहा है और इसमें सु लगा हुआ है, सुपात्र। सुंदर, ये ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें, इसमें क्या ऐसा लग रहा है आपको कि सु उपसर्ग लगा हो? दर का क्या मतलब होता है? सुवास, वास का मतलब होता है महक, सुगंध। ठीक है, सु लग जाएगा, अच्छी खुशबू, सुबास। बास का मतलब होता है गंध, सु का मतलब हो गया सुगंध एक तरह से, है ना, इसलिए इसको सुवास, इसमें सु उपसर्ग लगा है। स्वागत में भी इसी प्रकार सु उपसर्ग लगा हुआ है, सुधन आगत, है ना। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो सुंदर शब्द है इसमें ऐसा कहीं भी सु उपसर्ग नहीं नजर आ रहा है, इसलिए जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 8 में प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। कौन सा शब्द आ उपसर्ग से नहीं बना है? ऑप्शन ए अजर, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी अगोचर और ऑप्शन डी अमर। बहुत सरल सवाल है। जर का मतलब होता है रोग, ठीक है, जर का अर्थ होता है रोग। आ बिना रोग के, अनंत, इसमें ऐसा कहीं अंत, अन अन अनंत, ऐसा आप लोग बना कर देखिए कि आपको क्या लग रहा है कि इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। अगोचर देखते हैं, आ अलग हो गया और गोचर, गोचर मतलब चलने फिरने वाला।
ऑप्शन बी अमर, इसमें मर अलग है और आ अलग लगेगा। ठीक है, आ प्लस हो गया, अमर हो गया। अब यहाँ बात हो रही थी अनंत की, तो अनंत में आ उपसर्ग नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनंत। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। अन उपसर्ग से बना कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए अनुदार, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी अगम्य और ऑप्शन डी अनासक्त। ठीक है, इसका ऑप्शन अन उपसर्ग की बात हो रही है। आइए देखते हैं। अनुदार, अन और क्या हो जाएगा? उदार। ये उदार इसका शब्द है। उसी प्रकार से अनुपम, अन इसमें भी उपसर्ग लगा है। अगम्य, यहाँ पे ऐसा कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा है कि अन जैसा शब्द हो। उसी प्रकार अनासक्त, अन इसमें भी लगा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अगम्य। अगम्य में जो है अन उपसर्ग शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 11। अप उपसर्ग से युक्त कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए अपमान, ऑप्शन बी अपार, ऑप्शन सी अपभ्रंश और ऑप्शन डी अपव्यय। ठीक है, देखते हैं इसको देखकर। अप उपसर्ग से नहीं है। अपमान तो लिखा ही है, अप अलग हो गया और मान अलग हो गया, ये अलग शब्द हो गया। अपार, अगर इसमें हम अप अलग करते हैं तो यहाँ पर कोई शब्द बन के नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? अपभ्रंश, अप अलग हो गया और भ्रंश अलग हो गया। आप इसमें भी लगाते हैं तो व्यय अलग हो जाएगा। इस प्रकार से जिसमें नहीं है, यहाँ पे नहीं होए की बात हो रही है, तो यह ऑप्शन बी होगा अपार। इसके में अप उपसर्ग युक्त शब्द ये नहीं है। प्रश्न संख्या 12। अव उपसर्ग से युक्त कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए अव्यय, ऑप्शन बी अवहेलना, ऑप्शन सी अवगुण और ऑप्शन डी अवरुद्ध। इसका देखते हैं अव उपसर्ग से कौन नहीं है। अव्यय का आप लोग संधि विच्छेद करके देखिए क्या होगा। दो शब्द है, आ अलग है, व्यय अलग है। अवहेलना, अवगुण, अवरुद्ध। ठीक है, यहाँ पर जो नहीं बन रहा है वो हो गया ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नहीं की बात हो रही है, तो नहीं में अब उपसर्ग का शब्द जो नहीं है वह होगा अव्यय। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। आदि उपसर्ग युक्त कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी अध्येता, ऑप्शन सी अधिसंख्य और ऑप्शन डी अधीन। देखते हैं इसे भी। इसमें क्या हो जाएगा? अधि, इसमें तो है अधि। अध्येता में भी है, ठीक है, अधि उपसर्ग इसमें भी है। अधिसंख्य में भी अधि उपसर्ग है, इसमें भी अधि उपसर्ग है। ये अलग हो जा रहा है, ये अलग हो जा रहा है, इधर अलग हो जा रहा है। और ये जो अधीन शब्द है ये पूरा एक शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। इसमें जो अधीन में अधि उपसर्ग नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14। अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं लगा है? ऑप्शन ए अन्वीक्षण, ऑप्शन बी अन्वर्थ और ऑप्शन सी अनुत्तम, ऑप्शन डी अनुवाद। ठीक है,
अनु इसमें भी लगा है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो अनवर्थ शब्द है इसमें भी अनु है। अरे अर्थ हो जाएगा बाद में, ठीक है। ये शब्द मेन अनुत्तम, इसमें जो लग रहा है वो होगा अनु, और शब्द बन रहा है उत्तम, ठीक है। उसी प्रकार अनुवाद है, तो इसमें देखो वाद अलग शब्द है और अनु अलग है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनुत्तम, ठीक है। अनु उपसर्ग इसके अंतर्गत नहीं लगा। प्रश्न संख्या 15, आ उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? ऑप्शन ए आयात, ऑप्शन बी आहत, और ऑप्शन सी आचार, और ऑप्शन डी आहार, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। अगर हम बात करते हैं कि नहीं है किसमें, तो ये ऑप्शन सी होगा, आचार। आचार में आ उपसर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, अति उपसर्ग युक्त कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए अत्यधिक, ऑप्शन बी अतुल, ऑप्शन सी अत्यंत, और ऑप्शन डी अत्युत्तम। देख सकते हैं अति इसमें भी है, अति और अधिक अलग हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें तो अति शब्द का प्रयोग ही नहीं है, अतुल एक अपने आप में शब्द है, यहाँ पर आ अलग हो जाएगा, तुल अलग हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अत्यंत अति, इसमें भी अति है, अत्युत्तम में भी अति हो जाएगा। इस प्रकार से जो अति के विहीन, जो उपसर्ग विहीन है शब्द है, जिसमें अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अतुल। प्रश्न संख्या 17, उत उपसर्ग युक्त कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए उच्चारण, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी उन्माद, और ऑप्शन डी उपज। यहाँ पर भी नहीं की बात हो रही है, उत उपसर्ग की बात हो रही है, तो आप जानते हैं अगर संधि विच्छेद करेंगे तो उत धन चारण होगा, उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से उद्योग में भी होगा, उत अलग हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। उन्माद में भी इसी प्रकार उत अलग हो जाएगा, माद अलग हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसमें देखते हैं तो इसमें कहीं उत का प्रयोग नहीं दिख रहा है मुझे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपज। प्रश्न संख्या 18, कु उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। ऑप्शन ए कुपुत्र, ऑप्शन बी कुबेर, ऑप्शन सी प्रश्न संख्या 18, कु उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। ऑप्शन ए कुपुत्र, ऑप्शन बी कुबेर, ऑप्शन सी कुमार, और ऑप्शन डी कुब्ज। यहाँ पे शब्द छाता है, ये भी है, ठीक है। ये नहीं है, हमें ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यही एकमात्र शब्द है जिसमें कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, नी उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। ऑप्शन ए देखते हैं निष्क्रिय, ऑप्शन बी निष्ठ, ऑप्शन बी निष्कासन, और ऑप्शन डी निकृष्ट। यहाँ देखो वो हो जाएगा, यहाँ विसर्ग हो रहा है, ठीक है। वही प्रकार इसमें भी है, इसमें भी है। अगर सही सिर्फ नी उपसर्ग की बात करें तो एक शब्द ये है निकृष्ट। निकृष्ट शब्द में नी उपसर्ग शब्द से बना हुआ है, ठीक है। निकृष्ट शब्द में नी उपसर्ग है, बाकी शब्द में नहीं है। प्रश्न संख्या 20, अभी उपसर्ग युक्त कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए अभीष्ट, ऑप्शन बी अभिन्न, ऑप्शन सी अभ्यर्थी, और ऑप्शन डी अभ्यस्त। तो यहाँ पर भी नहीं की बात हो रही है, देखते हैं। इसमें भी है अभी, ठीक है।
यहाँ पर देखिए, अभी हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। आ और भिन्न आ रहा है, ठीक। तो और ये अभ्यर्थी जो है, इसमें भी अभी आ रहा है, और अभ्यस्त में भी अभी आ रहा है। अतः जिसमें एकमात्र शब्द यही है जिसमें अभी उपसर्ग नहीं आ रहा है। इसमें कौन सा उपसर्ग आ रहा है? आ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभिन्न। अभिन्न में अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों, प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, प्रश्न कैसे लगे, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए वो भी आप बताइए, हम जल्द से जल्द उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और रही बात एग्जामिनेशन की, यदि आप डेली आप मेरी कुछ सॉल्व करें, इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न हम छांट कर ला रहे हैं कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस इसी में कंप्लीट हो जाएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।